ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो आज की क्लास को अपन स्टार्ट करेंगे द लिमिटेशन एक्ट 1963 के साथ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट है, जो कि आपको बताता है कि किसी भी सूट को फाइल करने की या एप्लीकेशन को फाइल करने की या अपील को फाइल करने की लिमिटेशन पीरियड क्या होगी, वो यही एक्ट बताता है। तो बिफोर स्टार्टिंग चलो अपन चलते हैं नोट्स पे। जो अपना लिमिटेशन एक्ट है वो बेस्ड है एक मैक्सिम पे। लिमिटेशन एक्ट इज बेस्ड on a maxim that is ubi jus ibi remedium, ibi remedium, which means where there is a right there is a remedy। मतलब जहाँ पे आपका अधिकार है वहाँ आपके पास एक रेमेडी भी अवेलेबल है। अब होता क्या है, लिमिटेशन एक्ट क्यों ज़रूरी है? लिमिटेशन एक्ट जो है वो टाइम पीरियड स्पेसिफाई करता है जिसमें आप सूट को फाइल कर सकते हो। क्योंकि ब्रॉडली जो लिमिटेशन एक्ट है वो अप्लाई तो करता है सिविल केसेस पर ही। ब्रॉडली इट अप्लाइज टू सिविल केसेस। जो लिमिटेशन एक्ट है ब्रॉडली ये किस पे अप्लाई करता है? सिविल केसेस पे अप्लाई करता है। अब इसमें होता क्या है, सपोज ए एक पर्सन है जिसने बी से मनी ले रखा है और बदले में बी को अपना घर दे रखा है, हाउस। ठीक है, एक पर्सन है जिसने बी से मनी ले रखा है और बदले में उसे अपना हाउस दे रखा है। अब जो बी है वो तब तक ही सूट फाइल कर सकती है, मान लो ए ने पैसे देने से मना कर दिया, ए ने पैसे देने से मना कर दिया बी को। तो ए के पास दो ऑप्शन है, या तो सूट फाइल करने का कोर्ट में, और या तो हाउस को रिटेन करने का, हाउस अपने पास रख लेने का। अगर ये सूट फाइल करती है या सूट फाइल करता है तो उसे एक रीजनेबल टाइम में, जो कि लिमिटेशन एक्ट ने प्रेस्क्राइब कर रखा है, उसी टाइम पीरियड में सूट फाइल करना पड़ेगा। अगर वो उस टाइम पीरियड में सूट फाइल नहीं करता है या नहीं करती है तो उसकी रेमेडी जुडिशियल रेमेडी बार हो जाएगी, मतलब कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं करा सकती उसको। तो लिमिटेशन क्या एक्ट आपको क्या बताता है? टाइम पीरियड स्पेसिफाई करता है जिसमें आप केस फाइल कर सकते हो। अब मैंने क्या बताया, रेमेडी बार होगी पर राइट नहीं। अगर वो अब इसके हाउस को रिटेन कर लेती है तो वो तो कर सकती है। तो ये है लिमिटेशन एक्ट का वो। लिमिटेशन एक्ट जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? लिमिटेशन एक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मान लो अगर कोई लिमिटेशन एक्ट नहीं होगा तो ये जो बंदा है बी, जिस पे केस फाइल होना है, तो हमेशा डर में रहेगा कि मेरे पे कभी भी केस फाइल हो सकता है। और जो विद टाइम पीरियड जब ज़्यादा हो जाता है तो एविडेंसेस भी जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये जो एक्ट है वो हमेशा ही फेवर करता है डिफेंडेंट का, कि अगर ए की कोई ही राइट है तो उसको उसी टाइम में इन्फोर्स करा ले जो कि लिमिटेशन एक्ट में मेंशन्ड है। अगर वो उस टाइम पे अपनी राइट्स पे सोता रहता है और कोर्ट आता ही नहीं है तो ए जाके उन राइट्स को इन्फोर्स नहीं करा सकता फ्रॉम द कोर्ट।
तो लिमिटेशन एक्ट का बेसिक काम क्या है? टाइम पीरियड स्पेसिफाई करना जिसमें कोई पर्सन आके कोर्ट में अपनी राइट को इन्फोर्स करा सकता है। अब जो लिमिटेशन एक्ट 1963 है वो कंटेन करता है 32 सेक्शंस एंड 137 आर्टिकल्स के शेड्यूल में। अब जो ये 137 आर्टिकल्स हैं वो ये बताते हैं टाइम पीरियड जिसमें केस फाइल करा जा सकता है। मान लो टाइम पीरियड जिसमें सूट, एप्लीकेशन, अपील ये सब फाइल करी जा सकती हैं। जो लिमिटेशन एक्ट है वो ब्रॉडली अप्लाई किस पे करता है? सिविल सूट पे। अब इसमें एक बताया है कॉज ऑफ एक्शन का एग्जांपल। ए है, वो बी के पास जाता है जो एक शॉपकीपर है, उसको वो 10 रुपये देता है और बदले में बोलता है कि मुझे डेयरी मिल्क दे दो। अब ए तो उसे 10 रुपये दे देता है, बट जो बी है उसे वो डेयरी मिल्क नहीं देती है या नहीं देता है। तो बी ने क्या कमिट किया है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है इसमें। तो क्या अराइज हो गया? कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? बेसिकली राइट ऑफ फाइलिंग सूट। मतलब जब एक पार्टी के पास अधिकार आ जाए सूट को फाइल करने का तो उसे क्या कहते हैं अपन? कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल राइट एंड वायलेशन ऑफ दैट लीगल राइट। अब इसके पास एक लीगल राइट थी ए के पास कि उसने 10 रुपये दिए तो उसे डेयरी मिल्क मिले। बी ने उस राइट को क्या कर दिया? वायलेट कर दिया। पैसे तो रख लिए बट डेयरी मिल्क नहीं थी। तो कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल राइट एंड वायलेशन ऑफ दैट लीगल राइट बाय द अदर पार्टी। तो हर एक चीज़ का एक लिमिटेशन पीरियड होता है फाइल करने का सूट को। मान लो जो ये ए भाई साहब हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्ट का जो लिमिटेशन पीरियड है वो 3 इयर्स दे रखा है। आफ्टर 3 इयर्स वो कोर्ट में जाते हैं तो वो इन्फोर्स नहीं करा सकते उस राइट को। क्यों? वो स्लीप कर रहे थे ओवर देयर हिज राइट्स की आज नहीं, चलो कल जाके केस को फाइल कर देंगे। तो सारी जो सिविल प्रोसीडिंग है वो बेसिकली स्टार्ट होती हैं कॉज ऑफ एक्शन से। मतलब किसी भी सिविल प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है कॉज ऑफ एक्शन का होना। मतलब एक पार्टी की राइट होनी चाहिए और दूसरी पार्टी की लाइबिलिटी होनी चाहिए, और दूसरी पार्टी ने उस लाइबिलिटी को पूरा नहीं किया तो क्या आ जाता है? कॉज ऑफ एक्शन। विदाउट कॉज ऑफ एक्शन लिमिटेशन एक्ट डज नॉट कम इनटू फोर्स, मतलब पिक्चर में नहीं आता है। अब मान लो ए ने बी के पास गया, रुपीज़ 10 दिए, इसने उसे डेयरी मिल्क नहीं दी, तो अब ए के पास ये ब्रीच हो गया बी की तरफ से, तो ए अब कितने टाइम में? 3 इयर्स में कर सकता है। तो जैसे ही ए के पास कॉज ऑफ एक्शन आता है उसी ड्यूरेशन में जो ए है वो फाइल कर सकता है। तो कॉज ऑफ एक्शन से ही लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है। लिमिटेशन एक्ट डज नॉट कम इनटू फोर्स कम इनटू पिक्चर जब तक कॉज ऑफ एक्शन ना हो। फॉर कॉज ऑफ एक्शन देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट, मतलब एक पार्टी के पास एग्जिस्टेंस होना चाहिए लीगल राइट का, और उस लीगल राइट को वायलेट करा होना चाहिए किसी दूसरी पार्टी ने, वायलेशन ऑफ द लीगल राइट। फॉर रेमेडी कॉज ऑफ एक्शन इज इम्पॉर्टेंट, मतलब रेमेडी करने के लिए कॉज ऑफ एक्शन का होना इंपॉर्टेंट है। अब मान लो ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, वो ब्रीच हो गया, बी ने उसे ब्रीच कर दिया, कॉज ऑफ एक्शन आया 2022 में। कॉन्ट्रैक्ट का लिमिटेशन क्या है? 3 इयर्स। ए वेंट टू कोर्ट इन 2027, मतलब 3 साल के अंदर में नहीं किया, वरना 2025 तक चले जाता तो हो जाता। ए कैन नॉट गो बिकॉज इट इज़ अ बार बाय लिमिटेशन, because limitation act tells about the period in which a person can go to the court, but if person does not go to the court in that time the remedy is barred, जो रेमेडी है वो बार हो जाएगी। ये अपन को लिमिटेशन एक्ट का बेसिक बताता है। तो अपन ने इतना समझ लिया, अपन को एक चीज़ और समझनी है कि लिमिटेशन एक्ट क्या है। लिमिटेशन एक्ट जो है वो क्या है? प्रोसीजरल लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेशन एक्ट इज़ अ प्रोसीजरल लॉ। सेकेंडली ये एग्जॉस्टिव भी है,
मतलब कंप्लीट इन इटसेल्फ, मतलब इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं कि किस टाइम पीरियड में आप केस को फाइल कर सकते हो कोर्ट ऑफ लॉ में। अब लिमिटेशन पीरियड क्या होगा वो डिसाइड कौन करता है? लेजिस्लेचर। ये किसी सूट में, एप्लीकेशन में या अपील में लिमिटेशन पीरियड क्या होगा उसे डिसाइड कौन करता है? लेजिस्लेचर। क्या कोर्ट डिसाइड करता है? नो, कोर्ट डिसाइड नहीं करता, लेजिस्लेचर डिसाइड करता है कि किसी भी केस में लिमिटेशन पीरियड क्या होगा। जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है वो लेक्स फोरी है, मतलब लॉ ऑफ फोरम। मतलब जिस जगह का लिमिटेशन एक्ट है वो उसी जगह का लिमिटेशन एक्ट फॉलो होगा। मान लो यूके में कोई केस हुआ है तो यूके में यूके का लिमिटेशन एक्ट फॉलो होगा। ऐसे ही इंडिया में कोई केस होगा तो इंडिया का लिमिटेशन एक्ट फॉलो होगा। तो लेक्स फॉरी, लॉ ऑफ द फोरम, ये अपन को बताता है क्या? लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट और दो मैक्सिम पे बेस्ड है, जो कि आपको बताता हूँ, टू मैक्सिम्स पे बेस्ड है, जो कि है विजिलेंटेबस, विजिलेंटेबस, नॉर डॉर्मेटेबस, नॉर डोमेटेबस, जूरा सबवीनियंट, जूरा सबवीनियंट, सबवीनियंट। ये बोलता है लॉ हेल्प्स दोज हु डज नॉट स्लीप ओवर देयर राइट्स। मतलब कानून भी उन्हीं की मदद करता है जो अपने अधिकार को लेके सोते नहीं हैं कि कल चले जाएंगे सूट को फाइल करने, परसों चले जाएंगे, अरे अभी तो बहुत टाइम है। तो अगर आप उस रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड पे कोर्ट के पास नहीं जाते हैं तो आप कोर्ट में सूट या एप्लीकेशन या अपील ये सब फाइल नहीं कर सकते। लॉ हेल्प्स दोज who does not sleep over their rights, जो अपने अधिकारों पे सोते नहीं हैं। आई नो मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है बट मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं कि विजिलेंटेबस नॉट डॉर्मेटेबस जूरा सुविनियन क्या बोलता है? लॉ हेल्प दोज हु डज नॉट स्लीप ओवर देयर राइट। दूसरा बोलता है इंटरेस्ट रिपब्लिक है, इंटरेस्ट रिपब्लिके उट सिट फिनिस लिटियम। मतलब इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट देयर शुड बी एंड टू लिटिगेशन। मतलब लिटिगेशन का एंड होना चाहिए। इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट देयर शुड बी एंड टू लिटिगेशन। इसलिए बोला जाता है कि टाइम पे कोर्ट के पास आ जाओ जिससे जल्दी से वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सके। तो अपन को पता चल गया कि बेसिकली लिमिटेशन एक्ट का काम क्या है। लिमिटेशन एक्ट वो एक्ट है जो कि एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई करता है जिसमें आप सूट, अपील, एप्लीकेशन जो भी कोर्ट में फाइल कर सकते हैं उस रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड में जो कि शेड्यूल में मैंशनड है। अब लिमिटेशन एक्ट जो है 1963 वो ब्रॉडली 5 पार्ट्स में डिवाइड है, 5 पार्ट्स, 32 सेक्शंस और एक शेड्यूल, द शेड्यूल, जिसमें 137 आर्टिकल्स हैं जो कि टाइम पीरियड बताते हैं जिसमें आप केस फाइल कर सकते हो। लिमिटेशन अपने आप में ही कंप्लीट है, जो उसका प्रीएम्बल बताता है कि लिमिटेशन एक्ट एग्जॉस्टिव है। तो चलो अपन चलते हैं बियर एक्ट पे। तो लिमिटेशन एक्ट
द लिमिटेशन एक्ट 1963। एक्ट नंबर कौन सा है? 36 है, और 1963। ये प्री में बहुत सी बार पूछा गया है कि लिमिटेशन एक्ट कौन सा एक्ट नंबर है, तो एक्ट नंबर 36 है। ये कब इनेक्ट हुआ था, मतलब कब इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी? 5 अक्टूबर 1963 को ये प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी। और कब ये लागू हुआ था, कब ये इन्फोर्स हुआ था? ये इन्फोर्स हुआ था, मतलब लागू कब से हुआ था? ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1964 से ये एक्ट जो है वो लागू हुआ था। प्रियम्बल क्या बोलता है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ ऑफ फॉर द लिमिटेशन ऑफ सूट्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स एंड फॉर द पर्पस कनेक्टेड देयरविद। ये प्रियम्बल ही बताता है कि ये वो एक्ट है जिसको कंसोलिडेट किया गया है या अमेंड किया गया है फॉर लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑफ सूट्स। सूट से ये पता चलता है कि ब्रॉडली ये किस पे? सिविल केसेस पे अप्लाई करता है। एंड अदर प्रोसीडिंग फॉर द पर्पस ऑफ कनेक्टेड देयरविद, मतलब सारे लॉस को कंसोलिडेट करके इस एक्ट को बनाया गया है। एंड ये एग्जॉस्टिव है, अपने आप पे कंप्लीट है, बताने के लिए कि लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या होगा, मतलब लिमिटेशन पीरियड क्या होगा जिसमें कोई पार्टी सूट को या अदर प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर सकती है। पार्ट 1 प्रिलिमिनरी, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द लिमिटेशन एक्ट 1963। ये बताता है कि इस एक्ट को लिमिटेशन एक्ट 1963 बोला जाएगा। ये एक्सटेंड करेगा टू द होल ऑफ इंडिया। और ये फोर्स में कब आ जाएगा वो आपको नीचे बता रखा है, बट मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है कि ये फोर्स में आ जाएगा 1 जनवरी 1964 को। ऑल्दो इसकी डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्री में बेसिकली इसकी डेफिनेशन जो है वो सिर्फ उसमें ये पूछा है कि कौन से सेक्शन सब सेक्शन में दे रखी है। 2A में बता रखा है एप्लीकेंट के बारे में। एप्लीकेंट इंक्लूड्स अ पेटिशनर, एनी पर्सन टू होम एन एप्लीकेंट हैव द राइट टू अप्लाई, एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एप्लीकेंट एज एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव। अब 2A में किसके बारे में बात कर रखा है? एप्लीकेंट के बारे में बात कर रखा है इसने। एप्लीकेंट कौन होता है? या तो कोई पेटिशनर हो सकता है, या प्रीडेसेसर इन इंटरेस्ट, मतलब एनी पर्सन और थ्रू होम एन एप्लीकेंट ड्राइव द राइट टू अप्लाई। मान लो एक फादर है, उसका सन है, तो राइट, अगर फादर को कुछ हो जाता है तो राइट किसके पास आ जाएगा? सन के पास आ जाएगा। तो ये हो गया प्रीडेसेसर इन इंटरेस्ट। एनी पर्सन हु स्टेटेड रिप्रेजेंटेड बाय द एप्लीकेशन एज एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब किसी की स्टेट है, जो किसी पर्सन है जिसकी डेथ हो चुकी है, अगर उसका कोई एग्जीक्यूटर है या एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि कोर्ट ने अपॉइंट किया है, अदर रिप्रेजेंटेटिव है, उसको भी एप्लीकेंट बोला जाएगा इसकी डेफिनेशन में। एप्लीकेशन इंक्लूड्स पेटिशन, एप्लीकेशन में पेटिशन भी आती है। बिल ऑफ एक्सचेंज, ये वाला सबसे प्री का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या आता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में दो चीज़ें आती हैं, हुंडी एंड चेक। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड बेसिकली एक टाइप का वो होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि साइन करती है एक पार्टी, कि अगर उस बॉन्ड को वो पार्टी ब्रीच करती है तो वो कंपेंसेट करेगी। कंपेंसेट इन द सेंस उस बॉन्ड को फोरफीट कर लिया जाएगा। मान लो जेल से किसी को छुड़वाया है आपने, और उसमें आपने बेल लिया है। बेल में एक बॉन्ड फिल होता है, सिक्योरिटी बॉन्ड फिल होता है, जिसमें अमाउंट लिखा होता है कि अगर ये पर्सन उस डेट को कोर्ट पे या पे वापस जहाँ पे हमने इसे बुलाया वहाँ नहीं आता है, तो हम इस अमाउंट को फोरफीट कर देंगे। तो बॉन्ड होता है। बॉन्ड इंक्लूड्स एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय अ पर्सन ऑब्लाइज हिमसेल्फ टू पे मनी टू अनदर ऑन कंडीशन दैट ऑब्लिगेशन शैल बी वॉइड इफ अ स्पेसिफाइड एक्ट इज परफॉर्म्ड और इज नॉट परफॉर्म्ड एज द केस में बी। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, मान लो जब कोई पर्सन सिविल जज बनता है तो एक बॉन्ड भी भरवाया जाता है उससे कि अगर वो उस रिस्पेक्टेड डेट से पहले उसको उस सिविल जज की पोजीशन को छोड़ता है तो वो अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा। तो ये भी एक बॉन्ड है। तो मतलब इसमें ये बोला गया है, बॉन्ड इंक्लूड्स एनी इंस्ट्रूमेंट। बॉन्ड एक इंस्ट्रूमेंट को इंक्लूड करता है जो कि ऑब्लाइज करता है एक पर्सन को, ऑब्लाइज हिमसेल्फ टू पे मनी टू अनदर ऑन कंडीशन दैट द ऑब्लिगेशन शैल बी अवॉइड इफ अ स्पेसिफाइड एक्ट इज परफॉर्म और इज नॉट परफॉर्म एज द केस में बी। डिफेंडेंट, अब बेसिकली डिफेंडेंट कौन होता है? जिस पे किसी प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया है उसे डिफेंडेंट बोला जाता है। मतलब जिसकी लायबिलिटी होती है वो कौन होता है? डिफेंडेंट होता है हमेशा। तो बेसिकली जिसकी लायबिलिटी होती है वो हमेशा डिफेंडेंट होता है। इसमें क्या बोला गया है? एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू हुम अ डिफेंडेंट ड्राइव हिज लायबिलिटी टू बी स्यूड।
मतलब जिससे डिफेंडेंट लाइबिलिटी को ड्राइव करता है सी होने का। प्लेंटिफ कौन है? जिसके पास राइट है। डिफेंडेंट कौन है? जिसकी लाइबिलिटी है उसको। एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफेंडेंट एज एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव। मान लो डिफेंडेंट में जो मेन डिफेंडेंट है उसकी डेथ हो गई है, तो अब उसका एग्जीक्यूटर रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी स्टेट को, एडमिनिस्ट्रेटर रिप्रेजेंट कर रहा है, अदर रिप्रेजेंटेटिव, तो वो भी डिफेंडेंट ही माना जाएगा। एफ होता है ईजमेंट। ईजमेंट को समझने से पहले अपन समझेंगे, मान लो ये दो घर है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है इस बी वाले घर के निकलने के लिए, तो वो ई का रास्ता यूज़ करता है निकलने के लिए। तो ये क्या हो गया? डोमिनेंट हेरिटेज, DH। ये क्या हो गया? सर्विएंट हेरिटेज, जो कि इसको रास्ता दे रहा है वहाँ तक जाने के लिए। तो जब ये बी दूसरी की प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए, उसे बोला जाता है ईजमेंट। ईजमेंट में आ जाता है राइट टू एयर, वे, वाटर, ये सब ईजमेंट ही राइट्स हैं, वो इसमें बताया गया है। ईजमेंट क्या होता है? ईजमेंट इंक्लूड्स अ राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, बाय विच वन पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिमूव एंड अप्रोप्रिएट फॉर हिज ओन प्रॉफिट, अपने फ़ायदे के लिए, एनी पार्ट ऑफ द सॉइल बिलोंगिंग टू अनदर। मतलब बी एक ही प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है फॉर हिज बेनिफिट, और एनीथिंग ग्रोइंग इन और अटैच टू और सब्सिस्टिंग अपॉन द लैंड टू ऑफ अनदर, दूसरे की प्रॉपर्टी पे। अब जी में क्या बता रखा है? जी में बता रखा है फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री का मतलब सिंपल है, मीन्स एनी कंट्री अदर देन इंडिया। एच में बता रखा है गुड फेथ, नथिंग शैल बी डीम टू बी डन इन गुड फेथ विच इज़ नॉट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, सिंपल। अब जिसके पास राइट है वो हो गया प्लेंटिफ, ऊपर डिफेंडेंट था, जिसके पास लाइबिलिटी थी वो था डिफेंडेंट। एनी पर्सन और थ्रू हुम प्लेंटिफ ड्राइव राइट टू sue, एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लेंटिफ एज एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। 2J पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है? इसमें दो चीज़ बताए। पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब मीन्स दैट पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल। मतलब वो जो कि शेड्यूल में आर्टिकल्स में स्पेसिफाई कर रखा है कि आप इस ड्यूरेशन में आप या तो सूट, अपील और एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। अगर इसके बाद आप फाइल करेंगे तो वो जो सूट है वो क्या हो जाएगा? बार हो जाएगा। ये होता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन, प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट, अपील, एप्लीकेशन द शेड्यूल। एंड द प्रिस्क्राइब पीरियड मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटिंग अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अब प्रिस्क्राइब पीरियड क्या होता है? जो कि कंप्यूट किया जाता है। मान लो पीरियड ऑफ लिमिटेशन किसी चीज़ का 1 साल दे रखा है और उस बीच में वो पर्सन लीगल कैपेसिटी में ही नहीं था सूट फाइल करने के लिए, तो वो पीरियड क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड हो जाएगा। और पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगा? उसके आगे बढ़ा दिया जाएगा, तो वो बोला जाता है प्रिस्क्राइब पीरियड, जो कि इस एक्ट के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है, जो कि सेक्शन 3(2)(24) के प्रोविजंस को यूज़ करके कैलकुलेट किया जाता है। A promissory note means an instrument whereby the maker engages absolutely to pay a specified sum of money another at the time they are limited। मतलब promissory note एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें स्पेसिफाई करता है कि मैं ये रिस्पेक्टेड अमाउंट आपको पे करूँगा उस टाइम पे, जो कि उसमें लिखा हुआ है, या तो ऑन डिमांड और एट साइट। सूट डज नॉट इंक्लूड अपील एंड एप्लीकेशन, सिंपल। टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट एक्सक्लूडेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्टी वो पर्सन होता है जो कि किसी भी की प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में होल्ड करता है, तो वो ट्रस्टी होता है। तो आज की क्लास में अपन ने बेसिक ओवरव्यू देखा लिमिटेशन एक्ट का, सेक्शन 1 सेक्शन 2 कंप्लीट किया। कल की क्लास में अपन कवर करेंगे सेक्शन 3 से लेके 15 तक, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। तो अगर आज की क्लास आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और आपको मेरे चैनल की रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहे इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।